अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैथ की 9th क्लास का जो 2025 में सिलेबस चेंज कर दिया गया है, तो उसका सल्यूशन आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। एक्सरसाइज जो 1.1 है, इसका पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। तो हमें ये नंबर दिए हुए हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। लेकिन ये नंबर बताने से पहले हमें खुद पता होना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल होते कौन से नंबर हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें थ्योरी पहले करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम थ्योरी से। तो हमारा ये पहला जो चैप्टर है रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर बेसिकली यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का। ठीक है, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर में फिर आगे हमारे पास दो टाइप्स के रैशनल नंबर आ जाते हैं। एक हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा हमारे पास नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर। ठीक है, और इरेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। अब हमारे पास टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, रिक्यूरिंग कौन से होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर पे बात कर लेते हैं। रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर। ये हमारे पास रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम वैसे देखें तो रियल नंबर हमारे पास यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का। रैशनल नंबर को क्यू से ज़ाहिर किया जाता है और इरेशनल नंबर को क्यू डैश से ज़ाहिर किया जाता है। तो जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था कि रियल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो रैशनल और इरेशनल का यूनियन होते हैं। तो अब हमारे पास रैशनल नंबर कौन से होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। रैशनल नंबर, ए नंबर विच कैन बी रिटन एज पी ओवर क्यू, व पी एंड क्यू बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर। ये हमारे पास जो z है ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिंपल इसमें बात ये कही गई है कि हमारे पास वो नंबर जिनको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकें, बटे की फॉर्म में लिख सकें, वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग जो डेसिमल नंबर होते हैं वो भी हमारे पास रैशनल नंबर ही कहलाते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, इनको हम देखेंगे। तो अब हमारे पास इरेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो नंबर ना लिखे जा सकें उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर की हम आगे टाइप भी करेंगे, उसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो भी देखेंगे। तो अब पहले रैशनल नंबर की जो टाइप्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, उसको देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास कौन से नंबर कहलाते हैं, दी डेसिमल नंबर with a finite number of digit after the decimal point is called terminating decimal number। इस जो हमारे पास डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है, हमारे पास अगर पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आए, फाइनाइट नंबर कि जिन्हें हम काउंट कर सकें, ठीक है, ऐसे नंबर आए तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगर हम इस नंबर पे गौर करें तो देखते हैं कि ये आगे चलते नहीं, बल्कि पॉइंट के बाद 2 नंबरों के बाद रुक जाते हैं, कुछ 3 नंबरों के बाद, कुछ 5 नंबरों के बाद। इट मीन्स ये आगे चलते नहीं रहते, कुछ ना कुछ नंबर, फाइनाइट नंबर इसमें होते हैं, इनफाइनाइट नंबर नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारे पास जितनी भी एग्जांपल हैं ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ये हमारे पास रैशनल नंबर भी कहलाते हैं, क्योंकि अगर मैं इनका पॉइंट हटा दूं तो ये हमारे पास, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका भी अगर पॉइंट हटा दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 0 0। तो ये हमारे पास 25/100 ये ओवर की फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर
कहलाएंगे, ठीक है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर ही कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? The decimal number with an infinitely repeated pattern of digit after the decimal points are called non-terminating and recurring decimal numbers। हमारे पास वो नंबर्स जिनके पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, 5 या 7 यानी कि इनफाइनाइट उसमें रिपीटिंग पैटर्न आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग किस लिए कहेंगे? कि वो चलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक है। और रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर हमारे पास हैं क्योंकि उनमें इनफाइनाइट रिपीटिंग पैटर्न आ जाएगा, ठीक है, कि इसका मतलब 2 या 5 या 7 या 1 हमारे पास वही नंबर रिपीट होते आएंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। और एक बात और, रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर को हम रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं और इसके बाद पीरियोडिक नंबर भी कहा जाता है क्योंकि वो नंबर बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब इसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो हमें नज़र आ रहा है कि 1/3 इज़ इक्वल टू 0.333 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर रुके नहीं बल्कि चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस 3 के ऊपर बार का क्या मतलब है कि 3 इनफाइनाइटली टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह 1/6 को अगर करें तो 0.1666 अप टू सो ऑन, इसका मतलब 66 जो है ये हमारे पास रिपीटिंग नंबर है, ठीक है, ये इनफाइनाइटली रिपीटिंग नंबर है, ये चलता जाएगा। तो ये जो इस तरह के भी होंगे वो हमारे पास रैशनल नंबर ही कहलाएंगे, ठीक है। अब हमें पता चल गया रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो अब हमारे पास ये एक और एग्जांपल 22/7 इज़ इक्वल टू 0.142857। अब अगर आप गौर करें तो ये जो हमारे पास नंबर है 14287, ये हमारे पास नंबर बार बार रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। तो 22/7 हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर होगा। अब एक बात और हमें पता है कि जो हमारे पास ये है 22/7, ये हमारे पास हम इसे लिखते रहे हैं कि ये इक्वल होता है पाई के, ठीक है। पाई इज़ इक्वल टू 22/7। तो 22/7 मैंने कहा कि ये हमारे पास ओवर की फॉर्म में लिखा गया है, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे पास एक रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन जो पाई है ये इर्रेशनल नंबर है, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। और जो हमारे पास 22/7 है ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो अब बात ये आती है कि ये कैसे पॉसिबल है कि पाई इरेशनल है और पाई इक्वल है 22/7 के, और 22/7 एक रैशनल नंबर है। तो ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें कि जो 22/7 है ये पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। इसका मतलब कि इसको हम रैशनल जो पाई की असल वैल्यू है वो 22/7 के करीब तर है, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई हमारे पास इरेशनल नंबर ही होगा। इसी तरह 4/9 0.444 अप टू सोन, इसका मतलब कि जो 4 हमारे पास है वो रिपीटेड इनफाइनाइटली है, 4 जो हमारे पास है वो इनफाइनाइटली टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। ये हमारे पास डेसिमल नंबर दैट डोंट रिपीट ए पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यूसली इनफाइनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसका क्या हमारे पास मतलब आ गया कि वो हमारे पास डेसिमल नंबर जिसमें
एक तो वो हमारे पास रुके ना, पॉइंट के बाद वो चलते जाएं, और दूसरा उनमें कोई भी पैटर्न ना हो, उनमें कोई भी पैटर्न ना हो। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। और याद रहे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग जो डेसिमल नंबर होंगे वो हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। पाई इज़ इक्वल टू 3.141592 अप टू सोन, इसी तरह इसकी वैल्यू चलती जाती हैं। अब देखें कि एंड पे मैंने डॉट डाले हुए हैं, इसका मतलब है कि ये वैल्यूज़ चलती जा रही हैं। और देखें, अगर गौर करें तो इसमें किसी भी किस्म का कोई पैटर्न नज़र नहीं आता। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हमारे पास नंबर चलते जाएं, रुके ना, और उनमें कोई भी पैटर्न ना हो, तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। और ये हमारे पास इरेशनल नंबर ही कहलाते हैं। इसके बाद ये हमारे पास यूलर नंबर होते हैं। ठीक है, यूलर नंबर, इसकी वैल्यू भी अगर देखें 2.7182818 अप टू सोन, इसी तरह चलती जाती है। तो इनमें भी कोई भी पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, और √2 ये भी हमारे पास क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अगर इसकी कोई और एग्जांपल भी आपने करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बता देता हूँ। √n, और यहाँ पे n जो है, वेयर n बिलोंग टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, n किस में से बिलोंग करता है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर से बिलोंग करता है। तो याद रहे कि ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर की ही एग्जांपल्स होंगी। ठीक है, तो अब ये हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो अच्छा जी, अब आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने इनमें बताना है कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। तो वैसे हम सिंपल भी बता सकते थे, लेकिन मैंने साथ इसके रीज़न लिखी है कि रैशनल है तो क्यों है और इरेशनल है तो क्यों है। तो ये आप लोग भी इसको ज़रूर फॉलो करें और इससे आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। 2.353535। अब अगर हम गौर करें तो एक तो हमारे पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसका मतलब ये चलता नहीं जा रहा, बल्कि कुछ नंबरों के बाद ये अपना रुक। तो इसीलिए ये जो हमारे पास नंबर होगा, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। उसके बाद 0.66 के ऊपर बार है। इस बार का मतलब कि 6 जो है ये इनफाइनाइटली मैनी टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये क्या है? रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। इसका मतलब कि ये हमारे पास 0.6666 अप टू 100 इस तरह चलता जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नंबर हमारे पास पॉइंट के बाद इनफाइनाइटली नंबर हमारे पास एक ख़ास पैटर्न से चलें। ठीक है, जिस तरह ये 6 हमारे पास एक ख़ास पैटर्न से चलता जा रहा है, तो ऐसे नंबर हमारे पास क्या होंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब अगले नंबर की बात कर लेते हैं। 2.236067। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, देखें, एक तो ये चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और दूसरा अगर हम देखें तो इसमें किसी भी किस्म का हमें पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये हमारे पास नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था जब हम थ्योरी कर रहे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल जो नंबर होंगे वो हमारे पास इरेशनल नंबर ही कहलाएंगे। ये हमारे पास इरेशनल नंबर ही कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया √7। अगेन हमारे पास नॉन रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास डेसिमल नंबर है। तो जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर होगा तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक तो पॉइंट के बाद रुकेगा नहीं और दूसरा हमें कोई भी इसमें ख़ास पैटर्न नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है बात
यूलर नंबर की ई, और जो हमारे पास यूलर नंबर है, मैंने जब इरेशनल नंबर की एग्जांपल दी थी तो इरेशनल नंबर में मैंने बताया था कि ई हमारे पास 2.171828 अप टू सोन इस तरह चलता जा रहा है। तो देखिए ना तो इसमें कोई पैटर्न है और ना ही इसमें पॉइंट के बाद ये नंबर रुक रहा है, बल्कि उसके अलावा ये चलता जा रहा है। तो इसीलिए ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। तो इसी लिहाज से जो हमारे पास यूलर नंबर है ये हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पाई अगेन हमारे पास इरेशनल नंबर है। उसकी रीज़न यही है कि इसमें हमारे पास एक तो इसकी वैल्यू 3.1415, अगर हम इसको हल करें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आती है। तो ये वैल्यूज़, एक तो इसमें कोई भी किस्म का पैटर्न नज़र नहीं आ रहा और दूसरा ये हमारे पास चलती जा रही हैं, ठीक है, रुकती नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसीलिए ये हमारे पास नॉन रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल हमारे पास कौन सा नंबर कहलाएगा? इरेशनल नंबर ही कहलाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 + √11, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। हमेशा याद रखें इस बात को कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर हो, 5 हमारे पास एक क्या है, रियल नंबर या इसे रैशनल नंबर भी ये है, ठीक है, क्योंकि हम 5/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में लिखा गया। लेकिन इसके साथ अगर हमारे पास इरेशनल नंबर हो, ठीक है, हमारे पास एक रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर हो तो ये हमारे पास क्या होगा? एक इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर ही होगा। क्योंकि जो हमारे पास √11 है, √11 को अगर हम हल करें तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा नॉन रिक्यूरिंग होगा। तो 5 को अगर उसमें ऐड भी कर लें, रैशनल को इरेशनल में ऐड भी कर लें, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर ही होगा। तो इसीलिए ये हमारे पास 5 + √11 अगेन इरेशनल नंबर ही होगा। उसके बाद √3 + √13, ठीक है, तो इरेशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल हमारे पास इरेशनल ही होगा, ठीक है, क्योंकि √3 जो हमारे पास है ये इरेशनल है और √13 भी इरेशनल है। तो ऑब्वियसली बात है, इसका अगर हम सम करेंगे तो वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 15/4 की। 15/4 तो हमें नज़र आ रहा है 15/4 P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ओवर की फॉर्म में, ठीक है। तो जिस तरह मैंने रियल जो हमारे पास नंबर है उसकी डेफिनेशन ही रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ही कहा था कि रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अब ये तो 15/4 हमारे पास P/Q की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट हम बात करें 2 - √2 × 2 + √2, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। हमें पता है कि a + b × a - b ये किसके इक्वल होता है? a² - b² के, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। तो उसी फार्मूले को मैंने यूज़ किया, एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है। तो क्या आ गया? a² - b², ठीक है। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, तो ये स्क्वायर से √2 इसका कैंसिल हो जाएगा। ये 4 - 2 आ गया। तो 2 हमें पता है कि एक हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ओके, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हमने जो नंबर दिए हुए हैं उनको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। तो
फर्स्ट क्वेश्चन √2, ठीक है। √2 को नंबर लाइन पे किस तरीके से ज़ाहिर करना है, और इस तरह के जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे √2 की फॉर्म में या √3 √5 इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सोल्व करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसे आप लोगों ने स्केल की मदद से ही ड्रा करना है। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें इनके दरमियान एक प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली, तो आप मैं इधर 2 के फ़र्क से, ठीक है, 0 से लेकर ये 2 तक, ठीक है, फिर 2 से 4 तक, फिर 4 से 6 तक, और 6 से 8 तक, और फिर 8 से 10 तक, और ये 12 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है। तो अब हम आप कैलकुलेटर की मदद से देख सकते हैं जो हमारे पास √2 है, √2 ये किसके इक्वल आएगा, 1.414 अप टू सोन इस तरह चलता जा रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल 1.414 और आगे डॉट लगा देने हैं, ठीक है, कि इस तरह चलता जा रहा है। अब हमने इसे नंबर लाइन पे किस तरह ड्रा करना है, तो ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2, और इधर हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे -1 -2 अप टू सोन इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि 1.4 इसका मतलब 1 और 4 के दरमियान पे कहीं √2 मौजूद होगा, ठीक है। तो उसे हम किस तरीके से ड्रा करें, तो इसके लिए सबसे पहले जो रूल इस्तेमाल किया जाता है वो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम समझ लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक हमारे पास, ये आप लोगों के करने के लिए नहीं है लेकिन समझना है, इसी की मदद से हम इधर पे वो नंबर √2 ड्रा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक बात को जहन में रखें कि जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है वो हमारे पास राइट ट्रायंगल पे ही ड्रा होगा। तो ये इसका 90 का एंगल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कि ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। लेट्स सपोज कर लेता हूँ कि जो ये इसकी बेस है, बेस, ठीक है, तो बेस इसकी कितनी है, 1, ठीक है, और कितना होगा वो भी मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ 1 है, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस, ये हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमने कैलकुलेट करनी है, हमें नहीं पता, तो मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ कि ये जो x है मैंने सपोज की, तो ये हमारे पास x का स्क्वायर आ गया। बेस हमारे पास, मैं इसको बेस इसकी 1 रखी हुई है, सपोज की हुई है, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। तो x स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 1 + 1, और x किसके इक्वल आ गया, हमारे पास x स्क्वायर 2 के इक्वल आ गया। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हम कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे बेसिकली किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो ये x स्क्वायर की है, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लिया। तो स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो कट गया, और x मेरे पास किसके इक्वल आ गया, √2 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब हम यही चीज़ इधर ड्रा करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो इसका डिस्टेंस है 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, हर तरफ डिस्टेंस एक जैसा होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप जो स्केल है उसको इस्तेमाल करें इसे ड्रा करने के लिए। तो ये हमारे पास बेस, ये मैंने 1 इसको कह लिया, ठीक है,
ये बेस हमारे पास 1 होगी। अब हमने क्या करना है कि जो इसका परपेंडिकुलर है वो हमने ड्रा करना है। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर जो इसका है वो हमारे पास 1 है और परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है। तो 90 का एंगल बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो इसका पॉइंट है इसको आपने बिल्कुल 1 के ऊपर इसे रखना है, ठीक है। तो इसे रख के आप लोगों ने ये देखें, ये 1 के बिल्कुल ऊपर आ गया, ठीक है। तो मैंने इधर एक लाइन डॉट ड्रा कर लिया ताकि बिल्कुल 90 का बने, ठीक है। ये मेरे पास डॉट आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि आप लोग कंपास यूज़ कर लें, ठीक है। मैंने जो इसका डिस्टेंस है जितना इसका है 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस इसका 1 को मरकज़ मानते हुए मैंने एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक आर्क ड्रा हो गई, ठीक है। तो अब आप लोगों ने स्केल को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल याद रखें कि ये डॉट और ये आर्क और ये 1 बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हो। तो ये मैंने आर्क तक एक लाइन ड्रा कर ली। अब अगर ये मेरे पास 1 है तो ये भी मेरे पास कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इस पॉइंट को और 0 को, ठीक है, आपस में मिला लेना है। तो जिस तरह पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर हमारा ये 1 है, बेस 1 है, तो इसका परपेंडिकुलर भी 1 है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो इसका, जैसे कि हमने सॉल्व किया था, इसका जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है वो हमारे पास कितना होगा, √2 होगा, ठीक है। तो इसका हाइपोटेन्यूस क्या हो गया हमारे पास, √2, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फिर कंपास की मदद से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है उतना हमने इसे कंपास को ओपन करना है, ठीक है। फिर हमने इस पे, चाहे आप डॉटेड की शक्ल में चाहे आप वैसे लाइन की शक्ल में, ये हमने ड्रा कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास √2 इस जगह पे आएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे कोई पॉइंट का नाम दे लें, ठीक है। मैंने इसे ओरिजिन ओ कह लिया, इसे मैंने ए का नाम दे दिया, ये मेरे पास बी आ गया, और ये जो मेरा पॉइंट है मैंने इसे आप पी का इसे नाम दे लें, और ये हमारे पास √2 के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसे ड्रा करना है, √2 को जब लाइन पे ड्रा करना है। तो अगला जो हमारे पास इसका क्वेश्चन है वो हमारे पास अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास √3 है। √3 को अगर हम देखें कैलकुलेटर पे तो √3 ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1.73 और आगे आप डॉट लगा दें, ठीक है। अब इसे हम नंबर लाइन पे किस तरह ड्रा करेंगे, तो एक तो हमें पता है कि 1.7, तो पहले जिस तरह हमने √2 को ड्रा किया, ठीक है, तो √2 की पहले √2 को ड्रा करेंगे क्योंकि √3 किसी भी सूरत में नहीं आ सकता वैसे, तो पहले हम √3 को ड्रा करेंगे, √2 को ड्रा करेंगे पहले। तो वही तरीका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो हमारे पास √2 था, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है, जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम इसी तरीके से पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। उसमें क्या किया था कि जो हमारे पास पहले हमने कहा था कि इसका जो 0 से लेकर 1 तक ये हमारे पास इसकी बेस है, ठीक है। तो अब हमने
1 को एज ए सेंटर पॉइंट मानते हुए इसके इस पॉइंट पे हमने बिल्कुल 90 का एंगल, क्योंकि जो पिथागोरस थ्योरम है वो हमारे पास राइट ट्राइंगल पे एक्ट करता है। ठीक है, तो ये अब हमने फासला दोनों का 0 से लेकर जो 1 तक है उतना ही फासला देखना है, क्योंकि जो हमारे पास इसका परपेंडिकुलर है वो भी हमारे पास कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने ये एक आर्क ड्रा कर ली। ठीक है, अब क्या करना है कि आपने स्केल की मदद से इसको आपस में मिला लेना है। ठीक है, तो ये मैंने इसे मिला लिया, फिर उसके बाद आपने इसे भी मिला लेना है। ये मैंने इसे भी मिला लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस 1 है, तो ये हमारे पास ये भी हमारे पास 1 है, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने परपेंडिकुलर जो है वो भी 1 रखा था। तो ये हमारे पास उसके मुताबिक जो पिथागोरस थ्योरम हमने सॉल्व किया था, जब बेस भी 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो तो हाइपोटेन्यूस जो है वो हमारे पास कितना होगा, √2 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है कि अब इसको मरकज़ मानते हुए हमने इसको अब क्या मानना है कि ये हमारे पास एज ए बेस है। क्या है, एज ए बेस। ठीक है, तो मैंने इसे बेस मानते हुए यहाँ इसे मरकज़ मानते हुए 90 पे, ठीक है, 90 पे मैंने एक डॉट ड्रा कर लिया। ठीक है, तो ये मेरा डॉट आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये हमारे पास कितना है, 1 है। ठीक है, ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो इधर भी मैंने इसको मरकज़ मानते हुए एक आर्क ड्रा कर लेनी है। तो ये मेरे पास एक आर्क ड्रा हो गई। अब मैंने स्केल की मदद से इसे आपस में मिला लेना है। और एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो ये मैंने डॉट लगाया 90 के एंगल पे, तो ये हमारे पास और ये जो आर्क है ये एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, स्केल की मदद से इसे भी आपस में मिला लेना है, 1 और ओरिजिन को। ठीक है, ये भी मैंने आपस में मिला लिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास √2 हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया। तो अब हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखें कि इसमें जो बेस है 1 है, इसमें जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास कितना है, 1 है। तो इसे मैं लेट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास x है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने सिंपल निकालनी है। तो बाय पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस इसको मैंने x सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारे पास x आ गया, x का स्क्वायर। बेस हमारे पास कितना है, √2 है, तो ये हमारे पास √2 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर इसका कितना है, 1, तो ये 1 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, स्क्वायर से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और +1 आ जाएगा। और x स्क्वायर हमारे पास 3 के, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट में ले लूँगा, तो स्क्वायर से √2 कट गया और x इज़ इक्वल टू √3 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला हमारे पास कितना हो गया, x इज़ इक्वल टू √3 हो गया। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है
कि कंपास को आपने फिर इस्तेमाल करना है, ठीक है, यहाँ से इतना, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये सेम हो, ठीक है, इतना आपने इसे ओपन करना है। ओपन करते हुए आपने इसको मरकज़ मानते हुए ओ को या 1 को सॉरी 0 को, तो आपने इस तरीके से इसे डॉटेड की शक्ल कर लें या दूसरी शक्ल कर लें, ठीक है, एक लाइन लगा लें। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक आर्क बन गया। और इस पॉइंट पे ये जो हमारा पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पे आप इसे इधर लिख लें √3। आप चाहें तो इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। इस पॉइंट को मैंने P का नाम दे लिया, ये मेरे पास O ही हो गया ओरिजिन, ये मेरे पास A हो गया, इसे मैं B कह लेता हूँ, ये मेरे पास C हो गया, ठीक है, तो ये मैंने नाम दे लिए। तो इस तरीके से आपने √3 को ऐसे ड्रा करना है। और इसके साथ आपकी एक एग्ज़ाम्पल भी है, वो हमारे पास √5 है, ठीक है। तो √5 को आपने क्या रखना है कि जो बेस है इसे 2 के इक्वल रख लेना है, ठीक है, और जो इसका परपेंडिकुलर होगा इसे भी 2 के इक्वल रख लेना है, ठीक है। और वो भी इसी तरीके से आपने सोल्व करनी है। उम्मीद है कि आप सोल्व कर लेंगे, तो वो आपने खुद ट्राई करनी है। ठीक है, जो इसका तीसरा पार्ट है, इस क्वेश्चन में 4 कंप्लीट 1/3 हमारे पास है। तो इसको नंबर लाइन पे किस तरीके से ज़ाहिर करेंगे। सबसे पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई और इधर 0 के इस तरफ माइनस वाले होंगे, ठीक है, याद रखें 0 के इस तरफ माइनस वाले होंगे, लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो पॉजिटिव है, इसलिए 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 4 कंप्लीट है। मैंने ये 4 के बाद, ठीक है, अब नीचे क्या है हमारे पास नंबर 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने 4 और 5 को इसकी पार्टीशन इस तरह करनी है कि हमारे पास जो 3 बने हैं, ठीक है, इसकी 3 पार्टीशंस करनी है। तो 3 पार्टीशंस करने के लिए हमेशा याद रखें कि 3 पार्टीशन करने के लिए हमने इसको इसके दरमियान 2 लाइनें लगा देनी है, और इनके दरमियान जो फासला है वो कोशिश करनी है कि इक्वल सा हो, ठीक है। जब 2 लाइनें इस तरह लगाएंगे तो इसकी पार्टीशन 3 हो जाएंगी, 1 2 3, ठीक है, 3 पार्टीशंस हो गई, ठीक है। अब जो 3 लाइनें लगा ली, 3 लाइनें लगाने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर देखना है। एक है हमारे पास जो हमने लाइन लगाई फर्स्ट, तो अब इधर भी हमारे पास एक है, तो एक को इस तरह हमने लाइन ड्रा कर देनी, और ऊपर हमारे पास एक नंबर, वही जो हमें नंबर ड्रा करने के लिए कहा गया था, ऊपर आपने वही चीज़ लिख देनी है। अगले नंबर की तरफ चलते हैं। -2 और 1/7 हमें पता चल गया कि ये हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर ऑब्वियसली बात है 0 से बैकवर्ड मूव करेंगे, 0 -1 -2 -3, क्योंकि इस तरफ वो जो हमारे पास नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, 1 2 अप टू 100 इसी तरह चलते जाएंगे। ये -2, ये मैंने क्या लगा लिया -2। अब -2 और -3 के दरमियान ये नीचे क्या है 7, तो इसका मतलब है कि हमने इसकी 7 पार्टीशंस करनी है। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि अगर हमने इसकी 7 पार्टीशनें करनी है तो ये जो नंबर होगा इससे एक कम लाइनें हमने ड्रा करनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइनें ड्रा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 7 इसकी पार्टीशंस बन जाएंगी। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इसकी पार्टीशन। अब ऊपर वाला नंबर देखना है, ऊपर हमारे पास 1 है, तो जब जो नंबर 1 है तो ये हमने 1 इधर लाइन लगा के और ऊपर वो नंबर लिख लिया जो हमने ड्रा करना था, -2 कंप्लीट 1/7। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे एक हमने नंबर -2 1/7 ड्रा कर लिया। अब अक्सर जो स्टूडेंट है उनका ये मसला है कि 1 तो यहाँ से है, ठीक है, जो ऊपर हमने देख, तो हमेशा इस बात पे फोकस करना है कि जो लाइनें हमने लगाई उसका जो फर्स्ट लाइन है और ऊपर जितनी भी वो लाइन होगी 2 या 3, ऊपर जितना भी नंबर होगा जो हमने ड्रा की हुई है लाइनें
वो वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब अगला हमारे पास 5/8, तो 5/8 ये हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, तो आपने कैलकुलेटर ले लेना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे देखें 5/8, तो 5/8 हमारे पास कितना आ गया 0.625, 0.625, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.625, 0 और 1, ठीक है। इसका मतलब 0 और 1 के दरमियान हमने इसकी कितनी पार्टीशंस करनी है, 8 पार्टीशंस करनी है, ठीक है। तो जब 8 पार्टीशंस करनी है तो इसका मतलब है कि 7 लाइनें हमें ड्रा करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमने ऊपर वाला नंबर देखना है, ऊपर वाला नंबर हमारे पास 5 है, तो जो ऊपर वाला नंबर होगा हमने जहाँ से लाइनें ड्रा करने स्टार्ट की तो उसको मरकज़ मानते हुए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 पे मैंने लाइन ड्रा कर दी और इधर ये मैंने नंबर लिख लिया 5/8, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे ड्रा हो गई हमारी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कंप्लीट 3/4, ये भी इसी तरह अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमें पता है 4 2 ज़ा 8, 8 में 3 हम ऐड कर लें 11/4 हो गया, और 11/4 को आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं 11 डिवाइड बाय 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2.75, ठीक है। तो 2.75, इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास 2 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमने जो अगले वाले नंबर हैं 0.75, उसके लिए क्वेश्चन में देखें नीचे 4 है, तो इसका मतलब हमने इसकी 4 पार्टीशंस करनी है, तो 4 पार्टीशंस करने के लिए हमें इसके 3 लाइनें ड्रा करनी पड़ेंगी, 1 2 3। और दूसरी बात ये इस बात पे फोकस करना है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक सा हो, ठीक है। तो हमने 3 लाइनें ड्रा कर ली तो हमारे पास 4 पार्टीशंस बन गई, 1 2 3 एंड 4। अब ऊपर नंबर हमारे पास क्या है 3, ठीक है। तो जो हमने लाइनें ड्रा की वहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन आ गई और इसे 2 3/4, तो वो नंबर हमने जो हमें दिया गया था वो हमने नंबर लाइन पे ड्रा कर दी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन 3 में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4 ऊपर बार, इसका मतलब ये रिपीटिंग नंबर है 0.444 अप टू 100, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ ये जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 0.444, इसे मैं x के इक्वल लेट कर लेता हूँ और इसे कोई ये नंबर मैं 1 ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। कोई ये नंबर 1 कह लिए। अब हमेशा याद रखना है कि जब हमारे पास पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा हो, ठीक है, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो दोनों तरफ हमने क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हों तो हमने उसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हों तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरह एक नंबर रिपीट हो रहा है 4 ही रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारे पास 10 को 0.444 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें आप 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444, तो ये हमारे पास 4.444 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास 4.444 ये आ गया, इधर 10x आ गया, तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इससे मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 को। तो लेफ़्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। तो 10x माइनस x और 4.444 अप टू 7 माइनस 0.444, ठीक। तो ये सारा
0.4444 और ये सारा इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इधर 4 बाकी बच गया। तो 10x में से x माइनस किया 9x आ गया, 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड 4/9 आ गया। तो हमने यही चीज़ शो करनी थी कि 0.4 बार, और इसको हमने क्या शो करना था, डेसिमल फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में शो करना था। ठीक है, तो वो हमारे पास 4/9 हमारे पास ओवर की फॉर्म में, इट मीन्स p/q की फॉर्म में हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह 0.37। ठीक है, तो 37 ऊपर बार है, इसका मतलब 37 रिपीटिशन नंबर है। ठीक है, तो 0.37 37 37 अप टू 100 मैंने लिख लिया, इसे लेट कर लिया, ये मेरे पास x के इक्वल है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर पॉइंट्स के बाद 2 नंबर आ जाएं रिपीटिंग में तो हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से, और अगर एक आ जाए तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैंने क्या किया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई और इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई। तो जब हमने 0.37 37 37 अप टू 100 इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 37.373737 अप टू 100। ठीक है, और इधर हमारे पास 10x आ गया। फिर उसी तरह हमने क्या कर देना है कि इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में से। ठीक है, तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्शन का अमल 10x माइनस x और 37.373737 माइनस 0.373737। तो जब इसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये सारा इससे सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, हमारे पास इधर क्या बच गया, 37 बच गया। ठीक है, तो 100x में से x माइनस किया 99x इज इक्वल टू 37। तो 99x के साथ क्या हो रहा है, हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ ये आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 37/39 हमारे पास हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो भी इसी तरह 0.21। ठीक है, तो 0.21 के ऊपर 12, इसका मतलब ये रिपीटिंग नंबर है हमारे पास 0.21 अप टू 100 इसी तरह चलता जा रहा है। लेट कर लिया, हमारे पास x इज इक्वल टू 0.21 अप टू 100 चलता जा रहा है। तो अब एक बात और याद रखनी है आप लोगों ने कि पॉइंट के बाद हमेशा जो नंबर होंगे वो सिंगल हम पढ़ेंगे उसे। ठीक है, इसे 21 नहीं पढ़ सकते, 0.21 नहीं कहेंगे, 0.21 है, क्योंकि पॉइंट्स के बाद जो नंबर होते हैं उसे सिंगल पढ़ा जाता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0.21 अप टू 100। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब पॉइंट के बाद मेरे पास 2 नंबर रिपीटिशन में आ रहे हैं तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 100 को 0.21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21.2121। ठीक है, तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ठीक है, तो उसी तरह सब्ट्रैक्ट कर देना इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 100x माइनस x इज इक्वल 21.21 इसमें से इसे माइनस किया तो ये पॉइंट समेत ये इससे माइनस हो गया। ठीक है, तो इधर क्या बच गया, हमारे पास 21 बच गया। तो जो हमारे पास 21 बच गया 99x के साथ इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी हमने इसे शो करना था डेसिमल फॉर्म से p/q की फॉर्म में। तो ये हमारे पास 21/99 हमारे पास क्या आ गया, 0.21 का ओवर की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में नेम दी प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन दी फॉलोइंग। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है तो पता तो होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और बाकी ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें इसकी थ्योरी की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले
एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में ये प्रॉपर्टीज़ के नाम है जो उधर यूज़ होंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इन्वर्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसमें से जो ए बी सी जितने भी हम इसमें से यूज़ करेंगे वो सारे किस में से बिलोंग करेंगे, द सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे। ठीक है, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास ए और बी ये किस में से बिलोंग करता है, द सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली बात है अगर हम उसका सम करेंगे तो वो भी किस में से बिलोंग करेगा, द सेट ऑफ रियल नंबर में से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास 2 + 5, ठीक है, 2 भी सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग करता है, 5 भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसका सम 2 + 5 = 7 हो जाएगा। तो 7 अगेन किस में से बिलोंग करेगा, द सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, a + b = b + a। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर 2 + 3 कर लें या 3 + 2 कर लें तो दोनों हमारे पास एक ही होंगे। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a + b + c = a + b * c। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इधर एग्जांपल दी हुई है, तो एग्जांपल में दोनों जो नंबर है दोनों का आंसर हमारे पास 8 आता है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 के लिए रिज़ल्ट शो करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया आइडेंटिटी हमारे पास जो हमारे पास होती है वो हमारे पास ज़ीरो क्या है, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, ज़ीरो हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि ज़ीरो को किसी भी नंबर में हम ऐड कर लें तो उस नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। a + 0 या 0 + a दोनों हमारे पास उसी नंबर a के ही इक्वल आते हैं। इसका मतलब कि ज़ीरो उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। तो ये हमारे पास क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, ज़ीरो हमारे पास एज ए एडिटिव आइडेंटिटी शो करेगी। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि a+ जो हमारे पास कोई नंबर है उसी नंबर का हम इन्वर्स ले लेंगे। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब a का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a। इसी तरह 5 का -5, 7 का -7, इसी तरह। तो जब हम इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे a + -a तो ये हमारे पास = 0 हो जाएगा। इसी तरह 7 + -7 और -7 + 7 तो दोनों ही हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसी तरह ये ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसका मतलब एडिशन के लिहाज से ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। और नेक्स्ट हम मूव करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी। ठीक है, तो ये भी वही है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास अगर a और b बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में से तो ऑब्वियसली बात है उनकी जो प्रोडक्ट होगी a और b की वो भी किस में से बिलोंग करेगी, सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लें, 2 × 10 तो ये 2 भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग करता है और 10 भी सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। तो इसकी जो प्रोडक्ट होगी 20 वो भी अगेन किस में से बिलोंग करेगी, दी सेट ऑफ रियल नंबर में से ही बिलोंग करेगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी AB = BA। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 × 6 और 6 × 2 दोनों का आंसर सेम ही आएगा और वो दी सेट ऑफ रियल नंबर में से ही बिलोंग करेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A × BC = AB × C। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि चाहे हम पहले BC को हल कर लें और बाद में A से मल्टीप्लाई कर लें, तो चाहे हम पहले AB को मल्टीप्लाई कर लें फिर C से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों सूरतों में जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ये मैंने एग्जांपल दी है, आप एग्जांपल में से देख सकते हैं।
चाहे हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें 12 और फिर 2 को मल्टीप्लाई करें 24 आएगा, चाहे हम 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर 4 को मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर दोनों के सेम आएंगे। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, एडिटिव आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है वो 0 होती है। ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास 1 होती है। इसका क्या मतलब है कि किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 से तो उस नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो नंबर एज इट इज़ वही रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा 1। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई बाय 1 और a मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू a, दोनों सूरतों में a ही रहेगा। 1 इससे मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी इस पर फ़र्क नहीं डालता। आप एग्जांपल में से भी दे सकते हैं इसे। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इन्वर्स प्रॉपर्टी a और a का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा 1/a। ठीक है, इट मीन्स वही नंबर ओवर की फॉर्म में। ठीक है, 1/a इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो a से कैंसिल आउट 1 आ जाएगा, a से कैंसिल आउट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि एडिटिव जो हमारे पास आइडेंटिटी है, जब हम इसका इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास जो 0 आता है वो हमारे पास अगेन आइडेंटिटी आती है। इन्वर्स का जो रिज़ल्ट आता है वो आइडेंटिटी आता है। ठीक है, और नीचे मल्टीप्लिकेशन में भी वही चीज़ होल्ड करती है कि जब हम इन्वर्स का रिज़ल्ट निकालते हैं जो हमारे पास 1 है और 1 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है। ओके, पहला क्वेश्चन, a+4 इंटू प्लस b इज़ इक्वल टू a+ इंटू 4+ b। ठीक है, अब इधर भी वही चीज़ है, इधर भी वही चीज़ है। फ़र्क क्या है कि पहले इधर a+4 इसके गिर्द ब्रैकेट है, इसका मतलब पहले ये चीज़ ऑपरेट होगी, और इधर 4+ b है, इसका मतलब पहले ये चीज़ ऑपरेट होगी। तो आप इसे देखें कि ये हमारे पास अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसी तरह की है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसी तरह की है। ठीक है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये हमारे पास क्या आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है √2 + √3 इज़ इक्वल टू √3 + √2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी a+ b इज़ इक्वल टू b + a। ठीक है, तो ये देखें कि वही चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास x - x इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, इन्वर्स में हमने यही पढ़ा था a + -a इज़ इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है प्लस माइनस माइनस x - x, तो अगर 0 आ जाए तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी आ गई। इसका मतलब x का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो -x होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये a इंटू b + c, a b से मल्टीप्लाई फिर a c से मल्टीप्लाई, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 1 जो है जो a है वो लेफ़्ट से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसलिए लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ये राइट से मल्टीप्लाई करता तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहलानी थी। ठीक है, उम्मीद है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की भी समझ आ गई होगी। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 16 + 0 इज़ इक्वल टू 16, तो 0 हमारे पास इसमें क्या है एज ए एडिटिव आइडेंटिटी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एडिटिव जो आइडेंटिटी है वो किसी भी नंबर में अगर हम ऐड कर लें तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालती, वो नंबर वैसे ही आ जाता है। तो देखें इधर भी 16 में हमने 0 ऐड किया, अगेन 16 ही आ गया, उसने कोई भी इफेक्ट नहीं डाला उस नंबर पे, तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, अब 100 × 1 इज़ इक्वल टू 100, तो
ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव में मैंने वही चीज़ बताई थी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में किसी भी नंबर को ए से मल्टीप्लाई कर दें या ए को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर अगेन आ जाता है रिज़ल्ट के तौर पे। तो ये देखें 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन हमारे पास 100 ही आ गया, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो ये नंबर सेम है। ठीक है, पहले ब्रैकेट इन दोनों में और फिर ब्रैकेट इन दोनों में। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है तो ऑब्वियसली बात है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होल्ड कर जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, हमें पता है कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इनके साथ ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ हमारे पास होल्ड कर जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, नेम दी प्रॉपर्टीज यूज्ड इन दी फॉलोइंग। ठीक है, अब हमें पता है कि ये हमारे पास एक ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो देखते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन करने में इजी महसूस हो। ठीक है, सबसे पहले ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग करे द सेट ऑफ रियल नंबर में, तो दो ए और बी इन दोनों में कितने किस्म का रिलेशन होगा। ऑब्वियसली बात है 3 किस्म का, या तो ए बराबर होगा बी के, या ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाएगी ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करता है द सेट ऑफ रियल नंबर में, अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन है बी से एंड बी ग्रेटर देन है सी से। ठीक है, ए बड़ा है बी से और बी हमारे पास बड़ा है सी से। ऑब्वियसली बात है फिर ए बड़ा होगा सी से। ठीक है, और इसी तरह लेस देन के अकॉर्डिंग भी ये होल्ड करती है, अगर ए लेस देन है बी से एंड बी लेस देन है सी से। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इम्प्लाइज डैट ए लेस देन होगा सी से। ठीक है, इसे आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर हमारे 3 लोग एक घर में रहते हैं, तीनों आपस में भाई हैं, तो अगर पहला जो है वो दूसरे से बड़ा है और दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है पहला वो तीसरे से भी बड़ा होगा। ठीक है, और छोटों के लिए भी यही होल्ड करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में से, ए हमारे पास ग्रेटर देन है बी से, और हमारे पास कोई भी नंबर सी है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो सी को अगर ए से भी मल्टीप्लाई कर दें और बी से मल्टीप्लाई कर दें तो उनके दरमियान जो रिलेशन होल्ड करेगा वो ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी से। ठीक है, और इसी तरह ये बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो इसे देखें, ए लेस देन है बी से और सी हमारे पास कोई नंबर है वो ग्रेटर देन हो अगर 0 से, तो सी को अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो इससे रिलेशन में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, ये रिलेशन एज इट इज़ होल्ड करेगा, ए सी लेस देन होगा बी सी से। और इसी तरह बाकी प्रॉपर्टीज़ भी आप दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ गई वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़ आ गई। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जो चीज़ें इसमें यूज़ होनी हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में, और इनके जो साइन है वो सेम साइन है। ठीक है, तो ए लेस देन है बी से, तो जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, ए का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है 1/a इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/a। ठीक है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल लेने की वजह से इसके जो साइन है, इसका जो
साइन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले a लेस देन b था, अब क्या हो गया 1/a ग्रेटर देन b हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर a ग्रेटर देन b हो तो इम्प्लाइज डेट 1/a लेस देन 1/b। अब ये देखें फिर साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब a ग्रेटर देन b था तो 1/a लेस देन b हो गया, ठीक है। तो रियल नंबर में ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। फॉर ऑल a b c बिलोंग करता है इस सेट ऑफ रियल नंबर में, तो a ग्रेटर देन है b से, और अब c हमारे पास कोई रियल नंबर में से बिलोंग करता है, तो c को अगर हम दोनों तरफ ऐड कर दें तो उसके जो इनइक्वालिटी है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले भी a ग्रेटर देन b था, अब c को ऐड करने के बाद भी दोनों तरफ हमारे पास क्या हो गया, a प्लस सी ग्रेटर देन हो गया b प्लस सी से, ठीक है। और इसी तरह लेस देन के लिए भी यही प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी, ठीक है। अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो देखें पहले क्वेश्चन -3 लेस देन है -1 से, तो अब इस पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगी हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया 0 लेस देन 2, ठीक है। तो इस पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड हुई है, अब देखें मैं इधर आपको प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके दिखाऊंगा। अब अगर मैं -3 लेस देन है -1 के, ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दूं 3 मेरे पास कोई नंबर है जो किस में से बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग करता है, तो 3 को मैं इधर भी ऐड कर दिया और मैंने इधर भी ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया 3 - 3 0, और ये हमारे पास लेस देन -1 में से +3 किया तो ये हमारे पास 2 आ गया, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन इनइक्वालिटीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ a लेस देन है b से, तो देन 1/a ग्रेटर देन है 1/b के, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, अब ये देखें ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास a लेस देन है b के, तो अब अगर हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो साइन क्या होगा, इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें भी यही चीज़ क्वेश्चन a लेस देन है b के और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया जब हमने इसका क्या लिया रेसिप्रोकल, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़ आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 में इसका जो पार्ट 3 है उसमें इफ़ a लेस देन है b के और a प्लस सी हमारे पास ग्रेटर देन होगा b प्लस सी से, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ गई, ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन इनइक्वालिटीज़ आ गई, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये देखें यही चीज़ कही गई थी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर हम देखें कि a लेस देन है b से और दोनों तरफ हमने c ऐड कर दिया, तो इनइक्वालिटी जिस तरह होल्ड करती थी उसी तरह उसने होल्ड किया। अब ये देखें इस क्वेश्चन में भी वही चीज़, a लेस देन है b से और देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी से, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ए सी लेस देन है बी सी से और सी हमारे पास ग्रेटर देन है 0 से, देन ए लेस देन बी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, अगर हमारे पास a ग्रेटर देन हो b से, ठीक है, तो दोनों तरफ अगर हम c से मल्टीप्लाई कर दें और c हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास दोनों तरफ अगर हमने इसको c से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी हमारे पास ए सी ग्रेटर देन हो बी सी से और सी हमारे पास लेस देन हो 0 के, देन ए ग्रेटर देन बी के, तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज़ होगी, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाली सारी, ठीक है, आप जब इसे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से होल्ड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पहले वाली प्रॉपर्टीज़, ठीक है,
कि ए और बी हमारे पास अगर कोई दो नंबर है रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं तो उनके दरमियान रिलेशन कितने किस्म का हो सकता है। तो या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए इज़ इक्वल टू बी होगा, या ए लेस देन बी होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये हमारे पास क्वेश्चन जो 5 है इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारे पास 1/3 और 1/4 हमारे पास कोई दो रैशनल नंबर हैं, इनके दरमियान मज़ीद दो रैशनल नंबर हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। वैसे तो हमें पता है 1/3 और 1/4 के दरमियान इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, कि हमारे पास अनगिनत, हम उसे गिन नहीं सकते, इतने रैशनल नंबर मौजूद हैं। लेकिन हमने कोई दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4, ठीक। वी फाइंड एनी टू ऑफ देम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है, ठीक। तो वो हमने किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, फॉर दिस वी फाइंड द एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4। अगर हम 1/3 और 1/4 की एवरेज फाइंड आउट कर लें, एवरेज का क्या मतलब है कि ये जो दो नंबर हैं इनको हमने 2 पे ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये जो मेथड कहलाता है ये हमारे पास एवरेज कहलाता है। क्या कहलाता है, एवरेज, ठीक है। तो अब हमने इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, 1/3 + 1/4/2, ठीक है। तो हमें पता है कि 3 और 4 को जब हम इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। एलसीएम वैसे भी हम जब कोई दो नंबर हों जो एक टेबल में ना जाएं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन ही बेसिकली उसका एलसीएम होती है। और वैसे एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, हमारे पास ये 3 है, ये हमारे पास 4 है, और हम इसे 3 के टेबल पे कर लेते हैं पहले, 3 1 = 3 और ये 4 इसी तरह। अब 2 के टेबल में 1 और ये हमारे पास 2 आ गया, फिर 2 के टेबल में 1 इसी तरह और 2 1 = 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो ये हमारे पास 12 आ गया। अब हमने क्या करना है, 12 इसका एलसीएम आ गया, 12 को अंदर रख के ये जो पहला नंबर है 3, इस पे क्या कर देना है, इसे डिवाइड। 12 को मैंने अंदर रखा और 3 पे डिवाइड किया, तो 3 4 = 12 होता है। अब जो हमारे पास 4 जो नंबर आया उसको हमने ऊपर वाले नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, 4 1 = 4, और इसी तरह फिर 12 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड किया, हमारे पास 3 आ जाएगा, और 3 1 = 3, उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, 1। तो ये हमारे पास 4 + 3/12, और ये जो नीचे 2 था इसे हमने इसी तरह नीचे 2 लिखा रहने दिया, ठीक है। अब हमें पता है जिसकी नीचे कुछ नहीं 1 होता है, ठीक है। अब अगर ओवर के नीचे ओवर हो, ठीक है, ओवर हो तो उससे क्या करेंगे, 4 और 3 हमारे पास 7 हो जाएगा, 7/12। तो इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसका बटा चेंज हो जाएगा, 1 जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा, जो 2 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो 1/2 हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसे मज़ीद आगे जो हमारे पास मौजूद था 7/12 और 1/2, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7/24 हमारे पास आ गया। तो 7/24 हमारे पास क्या आ गया, 1/3 और 1/4 के दरमियान एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। 1/3 और 1/4 के दरमियान, 1/3 और 1/4 के दरमियान क्या आ गया, 7 और 25 एक रैशनल नंबर आ गया। अब हमने एक तो मालूम कर लिया, अब हमने दूसरा इसके दरमियान रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है। तो दूसरा रैशनल नंबर कैलकुलेट करने के बाद करने के लिए हम फिर 7/24 और 1/4 का एवरेज ले लेंगे, ठीक है। वैसे तो हम 1/3 और 7/24 अगर हम इसका भी एवरेज ले लें तो हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आ जाएगा इन दोनों के दरमियान, ठीक है। लेकिन
हम 7/24 और 1/4 के दरमियान ले लेते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 1/3 और 7/24 के दरमियान भी ले सकते हैं, या आप इस तरह देख लें 1/3 और दूसरा 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/3 और 1/4 के दरमियान हमारे पास एक रैशनल नंबर 7/24 आ गया। अब हम या तो इन दोनों के दरमियान एक और रैशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, या इन दोनों के दरमियान एक और रैशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों के दरमियान करूँगा, तो मैं इन दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर कैलकुलेट करूँगा। तो मैंने फिर अगेन क्या किया, इन दोनों नंबरों का एवरेज, ठीक है, एवरेज कैलकुलेट करूँगा। वही मेथड 7/24 प्लस 1/4, दो नंबर हैं इनको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो 24 और 4 का जब हमने एलसीएम लिया, ठीक है, 24 और 4 का एलसीएम जो हमारे पास, इसे 2 के टेबल में कर लेते हैं, 1 2 और ये हमारे पास 2 आ गया, फिर 2 के टेबल में किया 6 आ गया, और ये हमारे पास 1 आ गया, 2 के टेबल में किया 3 आ गया, और 3 के टेबल में किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। तो ये इसका 24 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 24 को 24 पे डिवाइड किया, 1 आ गया हमारे पास, जो 1 है उसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7 ही आ गया। इसी तरह 24 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 ज़ा 6, ये हमारे पास नंबर आ गया। ठीक है, अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ओवर के नीचे ओवर है, तो क्या करेंगे हम, ऊपर 7 और 6 हमारे पास 13 हो गया, 13/24 ऊपर वाला इसी तरह, और नीचे वाले का हम क्या करेंगे, ओवर चेंज कर देंगे, इसका बटा चेंज कर देंगे, जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर, और जो नोमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, 13 1 ज़ा 13 आ गया, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 48 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर क्या आ गया, 13/48। तो बेसिकली हमारे पास 1/3 और हमारे पास 1/4, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो हमने दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे वो हमने कर लिए। एक हमारे पास 7/24 और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, 13/48 वो आ गया। ठीक है, और इसी तरह हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी कैटेगरीज का है कि हमारे पास 3 और 4 हैं। ठीक है, और 3 और 4 के दरमियान हमने क्या मालूम करना है, दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उसी का सेकंड पार्ट है ये। तो 3 और 4 के दरमियान वैसे तो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर हैं, तो हमने दो कैलकुलेट करनी है, तो बेसिकली हम 3 और 4 का क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। वही तरीका इन दोनों नंबरों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हमारे पास 4 और 3 7/2 हमारे पास आ गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ बन गई, 3 7/2 और 4। 3 और 4 के दरमियान हमने 7/2 जो है ये हमने एक रैशनल नंबर कैलकुलेट किया। ठीक है, इन दोनों की एवरेज से। अब हमने क्या करना है कि चाहे तो आप इन दोनों के दरमियान एक और रैशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, या इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों के दरमियान करूँगा, 7/2 और 4 के दरमियान। तो वही तरीका 7/2 और 4 के दरमियान हमने अगर कैलकुलेट करना है तो अगेन मुझे एवरेज इन दोनों की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी एवरेज जो है वो मैं कैलकुलेट करूँगा बिटवीन 7/2 एंड 4। ठीक है, तो इन दोनों की एवरेज 7/2 प्लस 4, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 2 1 ज़ा 2 एलसीएम आ गया। अब सिंपली इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8। ठीक है, तो या आप वैसे जो जिस तरह दूसरा एलसीएम लेते हैं आप उसी तरह उसका एलसीएम लेके उसे सोल्व करें। ठीक है, तो हमारे पास 7 और 8
15 हो गया ओवर 2, और ये जो नीचे 2 है इसके नीचे कुछ नहीं, मैं 1 लगा लेता हूँ। ओवर के नीचे ओवर है तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला है उसे चेंज कर देंगे, 1/2 बन जाएगा। ये रूल है बेसिकली, अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं हम करते, बेसिकली ये रूल है। जब ओवर की नीचे ओवर हो तो जो नीचे वाला है वो उसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है, और जो नोमिनेटर है वो हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाता है। तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15, और 2 2 जा 4, तो बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ बन गई, हमारे पास एक नंबर 3 था और दूसरा नंबर हमारे पास 4 था, और इनके दरमियान मैंने 2 रैशनल नंबर जो कैलकुलेट किए, एक हमारे पास 7/2 आ गया और दूसरा मेरे पास 15/4। ये मेरे पास 3 और 4 के दरमियान रैशनल नंबर आ गए। वैसे तो इनफाइनाइटली रैशनल नंबर इनके दरमियान मौजूद हैं, ठीक है। हमें 2 का कहा गया था इसलिए हमने सिर्फ 2 ही कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसी का ही तीसरा पार्ट है, वो भी सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो ये सारा जो मैंने लिखा है ये आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ताकि इससे आपकी जो चेकिंग करने वाला है उसे ये पता होगा कि इसके पास इस चीज़ के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो दे आर इनफाइनाइटली रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5, ठीक है। तो हमने इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर कैलकुलेट करने के लिए वही तरीका, हम इसकी एवरेज लेंगे। एवरेज ये 5 और दोनों के नीचे 5 है तो 5 इसका एलसीएम, ऊपर वाला भी इसी तरह 3 + 4/2, ठीक है। तो 4 और 3 हमारे पास 7 हो गया, 7 और 5/2, ओवर की नीचे ओवर, तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर में और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो गया, तो 7 1 जा 7 और 5 2 जा 10 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 7/10 आ गया। तो अब हम अगर लिखें तो 3/5 और 7/10 और 4/5, ठीक है। तो इसका मतलब कि 3/5 और 4/5 के दरमियान एक रैशनल नंबर 7/10 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब फिर अगेन वही बात, इन दोनों के दरमियान एवरेज ले लें या इनकी एवरेज ले लें तो वो हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा इनके दरमियान, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के दरमियान में फिर क्या ले लूँगा, एवरेज, ठीक है। तो ये मैंने 7/10 + 4/5, ठीक है, ओवर 2 मैंने कर लिया, ठीक है। इनको ऐड करूँगा, एलसीएम लूँगा तो 10 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 10 को अंदर रख के 10 पे डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया। इसी तरह 10 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 होता है, 2 आ गया, और जो 2 आया उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, ठीक है, ओवर 2। जब मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आती तो वो इजीली समझ सकें। अब जो हमारे पास एलसीएम आता है 10, उसको हमने अंदर रखना होता है, और जो पहले के नीचे है उस पर डिवाइड करना होता है, 10 1 जा 10, ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर आए उसे ऊपर वाले से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, और इसी तरह फिर मैंने 10 को अंदर रखा और डिवाइड इसे किया मैंने 5 पे, तो 5 2 जा 10 हमारे पास आ गया, ठीक है। ये जो हमारे पास 2 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 8 हो गया, ठीक है। ओवर नीचे ओवर जो नीचे वाला है उसे हम क्या कर देंगे, जब ऊपर लेके जाएंगे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 आ गया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई 20 आ गया, ठीक है। तो अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो क्या आ गया, 3/4 हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ गया। तो बेसिकली 3/4 5 और 4/5, ठीक है, और 7/10 और 3/4, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो हमने रैशनल नंबर 3/4/5 और
3/5, ठीक है। इनके दरमियान जो रैशनल नंबर दो हमने कैलकुलेट करने थे वो हमारे पास ये वाले जो दोनों नंबर हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर आ गए, किनके दरमियान 3/5 और 4/5 के दरमियान, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर किसी भी किस्म का इसमें डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।